हेलो एंड वेलकम बैक टू द क्लास। तो अपना वेक्टर एंड 3D का टॉपिक चल रहा है और फाइनली आज हम लोग इसका लास्ट पार्ट देखने वाले हैं जिसमें हम लोग CET के 2016 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जिसमें हमें इस लाइन के लिए डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं और ये चार ऑप्शंस अपने को दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो ये बन जाएगा x+2/2 इक्वल टू, यहाँ पर क्या करेंगे, y के कोएफिशिएंट को 1 बनाएंगे और वो बनाने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मैं क्या करता हूँ 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा y - 5/2 अपॉन में 3/2 इक्वल टू z+1 डिवाइडेड बाई 0। ठीक है, यहाँ से हमको डायरेक्शन रेशोज मिल जाएंगे। डायरेक्शन रेशोज हो जाएंगे a, b, c इक्विवेलेंट टू 2, 3/2 एंड 0। ठीक है, समझ में आ गया। थोड़ा इसको और सवार लेते हैं तो ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 0। ठीक है, मैंने क्या किया, 2 से हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, तो डायरेक्शन रेशियोज मिल गए। अब क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे। तो L कैसे मिलेगा, L मिलेगा a अपॉन में √a² प्लस b² प्लस c²। इसी तरीके से m निकालेंगे, m में क्या आ जाएगा, b अपॉन √a² प्लस b² प्लस c² और n हो जाएगा c अपॉन में √a² प्लस b² प्लस c²। लेकिन इसकी वैल्यू जो 0 आने वाली है क्योंकि c 0 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी क्योंकि c क्या है, 0 है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो a और c में आपको n की वैल्यू 0 दिख रही है, यानी कि b और d अपना आंसर नहीं हो सकता। समझ में आ गया। चलो अब क्या करेंगे, l की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उससे समझ में आ जाएगा कि करेक्ट आंसर c है कि a है। तो l हो जाएगा a यानी कि 4 अपॉन में √a² यानी कि 4² 16 प्लस b² यानी कि 3² 9 प्लस 0² तो 0 होता है। 16 प्लस 9 25 होता है। 25 का स्क्वायर रूट निकाल लो तो क्या मिल गया, 4/5 मिल गया। तो l की वैल्यू क्या आ गई, 4/5 आ गई और वो कहाँ पर दिख रही है, ऑप्शन ए में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, एक लाइन और प्लेन के बीच का एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कुछ इस तरीके से होता है, sin थीटा इज इक्वल टू में b⁻n⁻ अपॉन में mod(b⁻) अब ये b⁻n⁻ क्या है, तो लाइन के और प्लेन के इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्बडा b और प्लेन का r⁻n⁻ इज इक्वल्स टू में d। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि b ये है और n ये है। ठीक है, समझ में आ गया। दोनों की वैल्यूज़ क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो अपने को मिल जाएगा आंसर। तो sin थीटा विल बी इक्वल टू b⁻n⁻, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे तो हो जाएगा 2 - 1 + 1 और डिवाइडेड बाय दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1² प्लस 1² प्लस 1² यानी कि 3 और इधर पे आ जाएगा 2² यानी कि 4 प्लस -1² 1 प्लस 1² 1। ठीक है, अच्छा ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या, ऊपर 2 बचा, नीचे आ जाएगा √3 इंटू में 4 2 6 हो गया तो 6 3 = 18 हो गया, तो 2 अपॉन √18। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने को मिलेगा 2 अपॉन 3√2। ठीक है, 9 2 18 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अच्छा, इसको और सॉल्व करेंगे तो ऊपर मिलेगा √2 और नीचे रहेगा 3। तो sin थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, sin थीटा की वैल्यू आ रही है √2 अपॉन 3 यानी कि थीटा विल बी इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ √2 डिवाइडेड बाय 3। ये अपना आंसर है। कहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर बी है। ठीक है, क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट Q whose coordinates are a, b and c to the planes yz and zx respectively, then the equation of plane passing through the points a, b and o is। ठीक है, o यानी कि ओरिजिन। तो हमें क्या करना है, इन 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ए पॉइंट कैसे मिलेगा, इस पॉइंट से yz प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो a होगा। उसी तरीके से zx प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो a के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं हम लोग। a के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, yz प्लेन पे ड्रॉप हो रहा है यानी कि x 0 हो जाएगा, y के कोऑर्डिनेट्स सेम इसी के होंगे और z के भी यही होंगे। तो a के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 0, b, c और b के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे zx प्लेन पे यानी कि y 0 हो जाएगा, तो ये मिलेगा a 0 एंड c और ओरिजिन तो 0, 0 होता है। समझ में आ गया। अब इन 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करता हूँ, ए को उठा लेता हूँ, ऑप्शंस में डाल देता हूँ, जो भी सेटिस्फाई कर देगा वही अपना इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा। समझ में आ गया। तो डाल दो x की जगह पे 0,
ये हो जाएगा b अपॉन बी माइनस c अपॉन सी, यानी कि 1 माइनस 1 0। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, b को भी कर रहा है क्या, देख लो जरा एक बार। तो x की जगह पे a डाल दो, तो a बाई ए 1 0 माइनस c बाई सी 1 1 माइनस 1 0। ठीक है, तो a और b दोनों भी पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही है। अब चाहो तो दोनों पॉइंट्स को इन तीनों ऑप्शंस में भी डाल के देख सकते हो। ठीक है, अगर एक सेटिस्फाई होगा तो दूसरा नहीं होगा। समझ में आ गया, तो करेक्ट आंसर ए है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए बार इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, बी बार इज इक्वल्स टू 2i माइनस जे प्लस के एंड सी बार इक्वल्स टू 3i माइनस 0j प्लस के एंड सी बार इज ऑल्सो इक्वल टू एम ए बार प्लस एन बी बार, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम प्लस एन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। सी को क्या करना है, ए और बी के टर्म्स में अपने को लिखना है। समझ में आ गया। चलो तो मैं क्या करता हूँ, शुरुआत इसी से करता हूँ। सी बार इज इक्वल्स टू एम इंटू में ए बार क्या है आई प्लस जे माइनस 2 के और प्लस में एन बी बार 2i माइनस जे प्लस का के। ठीक है, यहाँ पर सी बार की वैल्यू डाल देते हैं जो 3i माइनस 0j प्लस के है, इक्वल टू इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, m प्लस 2ni, है ना। i वालों को एक जगह ले लो तो क्या हो जाएगा m प्लस 2ni, और j वालों को एक जगह ले लो तो यू विल गेट प्लस में m माइनस एन जे और प्लस में माइनस 2m प्लस n माइनस 2m प्लस n के। कंपेयर कर लो दोनों साइड, तो m प्लस 2n कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और m माइनस n कितना हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा 0, m माइनस n 0 हो गया, यानी कि m किसके बराबर है, n के बराबर है। m किसके बराबर है, n के बराबर है। डाल दो इसको इधर पे, तो यहाँ से अपने को मिलेगा 3n इज इक्वल्स टू 3, यानी कि n इज इक्वल्स टू 1, तो m भी कितना हो जाएगा 1, दोनों को ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा 2। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। आई होप कि समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इफ m and n आर मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स AC and BD रिस्पेक्टिवली ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, देन AB बार प्लस AD बार प्लस CB बार प्लस CD बार इज इक्वल टू व्हाट। तो एक क्वाड्रिलेटरल अपने को दे रखा है ABCD, जिसको मैंने यहाँ पर बना लिया है। डायगोनल AC का मिड पॉइंट M है और डायगोनल BD का मिड पॉइंट N है, और हमें क्या करना है, इस वेक्टर एडिशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है M और N के टर्म्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। AB बार की मैं वैल्यू लिख लेता हूँ। AB बार देखो यहाँ से मिलेगा, लेकिन इसकी वैल्यू लिखनी है M और N के टर्म्स में। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करेंगे। समझ में आ गया। तो AB बार की वैल्यू हो जाएगी AM बार प्लस MN बार प्लस NB बार। समझ में आ रहा है, पॉलीगॉन लॉ लगा रहा हूँ। ठीक है, AM बार प्लस MN बार प्लस NB बार, इससे क्या मिल जाएगा अपने को, AB बार मिल जाएगा। तो AB बार के बदले में क्या लिख लेता हूँ, AM बार प्लस MN बार प्लस NB बार। ठीक है, अच्छा, और एडिशन में क्या दे रखा है, AD बार दे रखा है। ठीक है, तो AD बार की वैल्यू निकालने के लिए AM बार प्लस MN बार प्लस ND बार, AM बार प्लस MN बार प्लस ND बार। ठीक है, फिर उसके बाद CB बार निकालना है। CB बार के लिए CM प्लस MN प्लस NB, CM प्लस MN प्लस NB, और प्लस में CD बार, CD बार यानी कि CM बार प्लस MN बार और प्लस में ND बार। ठीक है, अब देखो MN 4 बार आ रहा है, तो इसको लिख लेते हैं 4 टाइम्स MN बार। क्लियर है, प्लस में AM 2 बार, तो प्लस 2 AM बार, और फिर NB भी 2 बार दिख रहा है, तो प्लस में 2 NB बार। ठीक है, जो हो जा रहा है उसको सर्कल कर देते हैं, और फिर प्लस में CM बार भी 2 बार है, तो प्लस 2 CM बार हो जाएगा, और प्लस में ND बार भी 2 बार है, तो ये हो जाएगा प्लस 2 ND बार। 2 कॉमन निकाल लेता हूँ इन चारों में से, तो वी विल गेट 4 MN बार प्लस 2 इंटू में AM बार प्लस NB बार प्लस CM बार प्लस ND बार। ठीक है, चलो अब इसके आगे क्या करना है, ज़रा इसको अच्छे से समझो। अब देखो M क्या है, AC का मिड पॉइंट है। ठीक है, M AC का मिड पॉइंट है, इसका मतलब AM और MC दोनों भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। उसी तरीके से N DB का मिड पॉइंट है, तो DN और NB दोनों भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आ गया। अब इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, तो देखो DN किसके बराबर है, NB के बराबर है, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, DN के टर्म्स में लिख लेता हूँ। DN लिखने के लिए क्या करेंगे, माइनस के साइन इंट्रोड्यूस करेंगे वेक्टर के अंदर, है ना।
क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। और AM किसके बराबर है, MC के, तो इसको भी MC लिख लेता हूँ, तो दिस विल बिकम AM बार प्लस NB बार, ये CM को क्या लिखेंगे, MC लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस MC बार, और इसको DN लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस DN बार। क्लियर हुआ? अच्छा, अब देखो AM और MC इक्वल है, यानी कि ये दोनों इक्वल है, बस डायरेक्शन अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगे। उसी तरीके से NB और DN भी इक्वल है, NB और DN भी इक्वल है, साइन अपोजिट, ये दोनों भी कैंसिल। तो फाइनली अपने को क्या मिल रहा है, 4 टाइम्स MN बार, 4 टाइम्स MN बार। तो करेक्ट आंसर क्या है अपना, ऑप्शन C है। आंसर तो यहीं से समझ में आ जाना चाहिए था, क्योंकि अपने को ये सब कुछ भी नहीं दिख रहा ऑप्शन के अंदर, यानी कि ये सारे के सारे कैंसिल होने वाले थे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन C है। अगला क्वेश्चन है, इफ G, H एंड C आर सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर ऑफ ए ट्राइंगल एंड XC बार प्लस YH बार प्लस ZG बार इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ X, Y एंड Z। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने को एक प्रॉपर्टी लगने वाली है, और वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी ये है कि सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर किसी भी ट्राइंगल में कोलिनियर होते हैं, और जो सेंट्रॉइड होता है इट डिवाइड्स ऑर्थोसेंटर यानी कि H एंड सर्कमसेंटर यानी कि C इंटरनली इन द रेशियो 2:1। ध्यान में रहेगी ये प्रॉपर्टी, किसी भी ट्राइंगल में सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर कोलिनियर होते हैं, और सेंट्रॉइड जो होता है ये ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर को इंटरनली 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बना लूँ तो कुछ ऐसे बनेगा, इसको H मान लेते हैं, यहाँ कहीं पे G होगा और ये C होगा। ठीक है, और G जो है ये H और C को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका पोजिशन वेक्टर H बार, G बार और ये है C बार। तो G बार विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला लगा लेते हैं इंटरनल डिवीजन का, G बार विल बी इक्वल टू 2 इंटू C बार प्लस 1 इंटू H बार अपॉन 2 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसको लेफ्ट में ले लेते हैं, तो ये बनेगा 3G बार इक्वल्स टू 2C बार प्लस का H बार। समझ में आ गया? इसको 3G बार को राइट में लेकर आ जाता हूँ, तो 2C बार प्लस का H बार माइनस 3G बार इक्वल टू 0 हो रहा था, राइट में लिख लो और कंपेयर कर लो। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, C बार के साथ है, यानी कि x की वैल्यू हो गई 2, H बार के साथ y है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, कुछ नहीं है मतलब 1 है, और z की वैल्यू हो जाएगी -3। तो करेक्ट आंसर अपना क्या है, 2, 1 एंड -3, 2, 1 एंड -3, x2 है, y1 है और z क्या है, -3 है। समझ में आ गया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन B है। आगे बढ़ते हैं और लास्ट 2 क्वेश्चन देख लेते हैं सेशन के। क्वेश्चन नंबर 7 है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन्स विथ डायरेक्शन रेशियोज -1, 2, 2 एंड 0, 2, 1 आर। तो एक लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियोज अपने को फाइंड आउट करने हैं। सपोज कर लेते हैं कि इसके डायरेक्शन रेशियोज A, B और C हैं, और ये जो लाइन है ये उस लाइन को भी परपेंडिकुलर है जिसके डायरेक्शन रेशियोज ये दिए हुए हैं, और उस लाइन को भी परपेंडिकुलर है जिसके डायरेक्शन रेशियोज ये दिए हुए हैं। ठीक है, और हमें पता है कि जब भी 2 लाइन्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम, डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो क्या करता हूँ, डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, वी विल गेट -A, और ऐड भी कर लेंगे +2B + 2C, और इसको क्या करेंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे। उसी तरीके से इन दोनों के प्रोडक्ट का सम भी 0 से इक्वेट कर देंगे, तो वी विल गेट 0A प्लस का 2B प्लस का C इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो A की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, A के कोएफिशिएंट को छोड़ दो, क्या बच रहा है, 2, 2, 2, 1। तो दिस विल गिव अस 2 1 Z 2 -2 यानी कि -2। B इक्वल्स टू माइनस ऑफ B के कोएफिशिएंट्स छोड़ दो, वी विल गेट -1, 2, 0 एंड 1। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ -1 यानी कि +1। ठीक है, तो A क्या आ रहा है -2 और B क्या आ रहा है 1, ये कहाँ पर दिख रहा है, सिर्फ ऑप्शन C में दिख रहा है, तो C निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन C करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन जिसमें हमें 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, A बार, B बार, C बार, और हमें दिया हुआ है कि A बार डॉट B बार क्रॉस C बार इज इक्वल टू 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। ठीक है, चलो तो A बार डॉट B बार क्रॉस C बार कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे, डिटरमिनेंट से मिल जाएगी, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ठीक है, तो A बार डॉट B बार क्रॉस C बार की वैल्यू निकालने के लिए A के कोएफिशिएंट लिख लो, फर्स्ट रो में 1, 1, 1, 2 लैम्बडा 1, 1 - 1 4, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लो तो आपको द लैम्बडा की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, वी विल गेट 1 इंटू में 4 लैम्बडा प्लस का 1, 4 लैम्बडा प्लस का 1 -1 इंटू 8 - 1 प्लस 1 इंटू में
-2 माइनस लैम्बडा इक्वल टू का 10 है, ठीक है। 4 लैम्बडा प्लस 1 माइनस 7 -2 माइनस लैम्बडा इक्वल टू का 10। 4 लैम्बडा माइनस लैम्बडा कितना हो जाएगा, 3 लैम्बडा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 7 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8, उधर जाके प्लस 8, 10 प्लस 8 होता है 18, तो लैम्बडा हो जाएगा 6। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर अपना वेक्टर एंड 3D का टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। तो 12th के सारे टॉपिक्स अपने कंप्लीट हो गए हैं CET के। अब बच गया 11th का पार्ट, ठीक है। तो 11th के अगर सारे टॉपिक्स को अगर हम लोग बेसिक से करने जाएंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, जिन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्टली उनके क्वेश्चंस आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझा दूंगा। उन क्वेश्चंस में जो भी थ्योरी लगेगी वो भी क्वेश्चंस के दौरान ही हम लोग कर लेंगे। तो वी विल बी डन विद द 11th का पार्ट ऑल्सो, ठीक है। समझ में आ गया। चलो तो वीडियोज़ को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगले लेक्चर में मिलते हैं।